प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय पर चर्चा करेंगे जिसकी घटनाओं, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के योगदान से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास हुआ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में किन परिस्थितियों में हुई। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों से लेकर 1905 तक कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के द्वारा प्रार्थना पत्रों, याचनाओं, स्मृति पत्रों एवं प्रतिनिधिमंडलों के द्वारा सरकार से सुधार करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिल सकी। 1905 तक आते आते भारतीय राजनीतिक वातावरण में पूर्ण राष्ट्रवाद का उदय होना आरंभ हो गया था। भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। इसी बीच 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय ने 20 वर्षों की उदारवादी राजनीतिक विचारधारा को समाप्त करके राष्ट्रीयता को उग्र रूप प्रदान कर दिया। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया, जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में सामने आया। आइए, आज का हमारा शीर्षक है बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय बंगाल का विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा सम्मिलित थे। यह भारत का एक विशाल प्रांत था। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन किया जाना संभव नहीं है। इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर पूरे बंगाल में तेजी से फैली और विरोध की आवाज़ें उठने लगी। कर्जन विभाजन की आड़ में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक वैमनस्यता भी फैलाना चाहता था। दिसंबर 1903 में जब बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरुद्ध आंदोलन होने लगे। केवल पूर्वी बंगाल में ही इस विभाजन के विरोध में 500 से अधिक बैठकें हुईं। विभाजन के विरोध में लगभग 40-50 हजार पर्चे छपवाकर पूरे बंगाल में बंटवाए गए। इसी क्रम में कलकत्ता के टाउन हॉल में कई विशाल विरोध सभाएं हुई। व्यापक जन विरोध के बाद भी ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। विभाजन के विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाया गया और जगह जगह विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इसके अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका के 3 जिले सम्मिलित थे। इस भाग में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रांत की राजधानी ढाका थी। दूसरा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक दूसरा प्रांत गठित किया गया। इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रांत की राजधानी कलकत्ता थी। बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर इसे कमज़ोर बनाना चाहता था। लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था। विभाजन की खबर पाते ही पूरे बंगाल ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, हड़ताल घोषित की और सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर
राखियां बांधकर यह बतलाने का प्रयत्न किया कि अंग्रेज हमें बांटकर हमारी एकता को नहीं तोड़ सकते। आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी चंद्र रॉय, आनंद मोहन बोस आदि नेताओं ने विभिन्न जनसभाओं को संबोधित कर विरोध का स्वर मुखर किया। बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को एक नई दिशा दी। प्रिय विद्यार्थियों, जब ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से ब्रिटेन से बनकर आई हुई वस्तुओं का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्वदेशी अर्थात भारत में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया, ताकि भारत के कुटीर उद्योगों को एक बार फिर पुनः जीवित किया जा सके। हम स्वदेशी आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे और यह किस तरह से प्रभावशील रहा। राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी को ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने का राजनीतिक अस्त्र बनाना चाहते थे। स्वदेशी समर्थकों का विचार था कि भारत और ब्रिटेन के हित परस्पर विरोधी हैं और ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए उसके व्यापारिक हितों पर आघात करना आवश्यक है। स्वदेशी के समर्थक देश का धन विदेशों में जाने से रोकने के लिए एवं बढ़ती हुई निर्धनता को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण एवं उपयोग आवश्यक मानते थे। स्वदेशी के विचार को कार्यरूप देने के लिए राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस आदि के उद्योग स्थापित करने तथा राष्ट्रीय बैंक आरंभ करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना आरंभ किया। स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं को खोला जाना आरंभ हुआ। धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देशभक्ति का प्रतीक बन गया। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के समय स्वदेशी प्रदर्शनी लगाई गई। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विचार किया गया। देवनागरी लिपि का अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। 1905 में प्रथम बार वंदे मातरम गीत से कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। रावलपिंडी, कांगड़ा, मुल्तान और हरिद्वार में स्वदेशी आंदोलन खूब फला फूला। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इस आंदोलन को दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता इस आंदोलन के माध्यम से एक राजनीतिक जनसंघर्ष आरंभ करना चाहते थे। अतः उन्होंने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। स्वदेशी आंदोलन पर उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादियों ने अनेक विचार, योजनाएं व तरीके अपनाए और आम जनता के सामने रखे। उन्होंने व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का लक्ष्य रखा। आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, अपितु सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार इसमें शामिल था।
अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादी नेता इस बात की वकालत करते रहे कि यदि अंग्रेजी हुकूमत दमन का रास्ता अपनाएगी तो उसका हिंसक प्रतिरोध किया जाएगा। इस आंदोलन में विदेशी सामान के बहिष्कार को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। आंदोलनकारी विदेशी कपड़ों की होली तो जला ही रहे थे, औरतों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया। यहाँ तक कि विदेशी चीनी से बने प्रसाद को भी महंतों पुजारियों ने लेने से मना कर दिया। आंदोलन की सर्वव्यापकता से भारतीयों के मन में स्वराज्य की धारणा बलवती हुई। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव। 1905 के बंगाल विभाजन के दूरगामी परिणाम सामने आए, जिनके कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार थे। पहला, बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ। दूसरा, स्वदेशी के प्रति नागरिकों का सम्मान बढ़ा, जिससे मृतप्राय हो चुके हथकरघा, रेशम बुनाई आदि अन्य पारंपरिक दस्तकारी उद्योग में नवजीवन का संचार हुआ। तीसरा, बंग भंग के कारण स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ। यह आंदोलन स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा हुआ था। लोगों में यह भावना पैदा हुई कि अपनी प्रगति के लिए वे स्वयं आगे आए। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योग अस्तित्व में आए। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तरह ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बने। इसी के साथ बहुत कम समय में ही अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना भी हुई। देशी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार हुआ। पांचवा, बंग भंग के कारण सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। इस समय रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रॉय, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि के लिखे गीत क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता प्रेमियों में प्रेरणा स्रोत बने। छठा प्रभाव, बंग भंग के बाद अंग्रेजों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने का काम किया, जिसमें बहुत हद तक वे सफल भी हुए। अंग्रेज स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करने के लिए समय समय पर मुस्लिम संप्रदाय को भड़काया करते थे। अंग्रेजों के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अंग्रेजों के इशारे पर ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। करजन के 6 वर्षों के लंबे शासनकाल ने स्वाधीनता आंदोलन की दिशा वास्तविक रूप से बदल दी। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीयों का पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई चेतना का विकास हुआ।